एक्सरसाइज 1 से पहले ऑलरेडी 1 डिस्कस हो गई थी, पर किसी ने लेट की हो कोई क्वेश्चन 1 से 45 तक? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्टिव कॉर्नर? 14th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। 14th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। आपका अनद ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है आपका? तो 14th ऑब्जेक्टिव, राइट इलेक्ट्रॉनिक विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है NS1 और 2, N-1D 1 to 10। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको सी में मिल रही है जहां पर 3D2 4S2 है। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट टू अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? हमें सी में दिखाई दे रहा है। आपने क्या पूछना है ध्यान? सर यही पूछना था। राइट। बच्चे जनरली सी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटर डी किसी में भी नहीं दिख रहा होता। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो नोबल गैस उसके ऊपर NS122 है, और नोबल गैस का मतलब N-1p6 है। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपके पास N-1D 1 to 10 है, फिर NS1 राइट। हम जब ऑफबो प्रिंसिपल लिखते हैं तो हम 4S को पहले भरते हैं, 3D को बाद में लिखते हैं। लेकिन 3D थर्ड शेल है तो मैनी अ टाइम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए 3D को अंदर लिख देते हैं, तो आप डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एस ब्लॉक के लिए N-1p6 होना कंपल्सरी कंडीशन है। एनी अदर ऑब्जेक्टिव? सर 22 बता दो। 22, which of the following electronic configuration does not belong to same family as other? बेटा वापस इसी पे आऊंगा रेहान। आपके पास ए बी और डी में ये कॉन्फ़िगरेशन है और सी में ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ए बी और डी ब्लॉक हैं, सी जो है वो एस ब्लॉक है। सर ये पता कैसे चलेगा कि इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी? बेटा वही इसीलिए तो सिखा रहा हूं, है ना। देखो मैं यहां पे कुछ भी पता नहीं, क्वेश्चन बड़ा वेग सा है, क्योंकि उसने कहा डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली एज अदर। फैमिली कैन बी अ ग्रुप, फैमिली कैन बी अ ब्लॉक, वी हैव नो क्लैरिटी इन इट। आपके पास जो फर्स्ट है वो आपका D10S2 कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 12 का है। सेकंड में D10S2 है, ग्रुप 12 का है। लास्ट वाले में आपका D6S2 है, ग्रुप 8 का है। तो अगर फैमिली ग्रुप को मानूं तो ए और बी एक फैमिली है, सी और डी अलग फैमिली है। अब सी और डी में से आइसोलेट किया, डी ब्लॉक का है और सी एस ब्लॉक का है, इसलिए अलग हो गया। ओके नेक्स्ट रेहान, कोई और रह गया ऑब्जेक्टिव? चलें सब्जेक्टिव की ओर। सर सब्जेक्टिव पे कर लो। सब्जेक्टिव, हाँ जी, क्या क्या बोल रहे थे? अनद क्या था? 9th, और क्या है? 10th, और बोलो, आगे बोलो। जब 8 शुरू करूंगा तो पूछ लूंगा आपसे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल satisfying electronic configuration of N-1D5 NS1। उसने कहा N-1D5 NS1 है और N की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये 3D5 4S1 है। तो आपको पता लगाना है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है। तो ये 6th ग्रुप का है और 4th पीरियड का है, तो यहां से काउंट करके जहां 6 आ रहा है वो हो गया। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो आप लिखेंगे एज N is 4 एंड सो इट इज 3D5 4S1,
given element belongs to fourth period and sixth. Question number 9. Show where in periodic table you will find the element that has an ion with the following configuration. अब क्या है, क्वेश्चन वही है, एलिमेंट ही प्रिडिक्ट करना है, लेकिन उसका आयन दिया है, तो आयन से पहले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। ए ऑप्शन में कोई 3 पॉजिटिव आयन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, तो जब ए एलिमेंट बनाएंगे तो A3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, इसका मतलब ये 3s2 3p1, तो ये एलिमेंट थर्ड पीरियड 13th ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो आपके पास ये थर्ड पीरियड 13th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है? उसने कहा इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, आप बताओ कि ये कौन से ग्रुप और पीरियड में आएगा। तो हमने कहा क्योंकि ये 3 पॉजिटिव आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बना, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, इसके बाद आएंगे। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन रूल 2p6 के बाद क्या आएगा, 3s2 3p1, इसका मतलब एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये एलिमेंट ए 13th ग्रुप और थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। समझ पाए आप? श्योर। अब आपके पास बी में कहा गया सर्टेन एलिमेंट 3 पॉजिटिव है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d3 है। अब इसमें अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d4 4s2, क्योंकि पहले तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d से तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाली एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। ये क्वेश्चन सोचने के लिए हैं, राइट? पढ़ के क्या आ रहे हो, है ना? तो आपके पास आउटर डी की फिलिंग बाद में होती है, इनर डी की पहले एस होती है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया जिसमें बाहर डी आता है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है। तो पहले आपके पास में जब 3 वापस ऐड करोगे तो एक यहां ऐड करोगे, 2 एस में ऐड करोगे। जैसे आपका हाथ D4S2 लिखे, आपके माथे पे स्ट्राइक होना चाहिए कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए ये रीअरेंज करेगा। राइट? क्लियर है? समझ आ गया? तो कौन सा पीरियड हुआ इसका, 4th। ग्रुप कौन सा हुआ, 6th। नेक्स्ट है 2 पॉजिटिव। अब प्रेडिक्ट करके बताओ। सारे मैं थोड़ा ना करूंगा, करो क्वेश्चन सी पार्ट। आप भी करो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, डरते क्यों हो? दिया रमे कहाँ है? ऑनलाइन लगाना चाहिए। आप भी ट्राई करो, कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ी बहुत लिखनी आती होगी, ट्राई करो, गलत आ गया तो भी क्या हो गया। सी एलिमेंट C2 पॉजिटिव है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s2 4d10 है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अगली कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 5p। वेरी गुड। तो C की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 5s2 4d10 5p2। अब इसका मतलब ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें 5th पीरियड है, इसमें 14th ग्रुप है। राइट?
ये कार्बन के परिवार का एलिमेंट है। कुछ बच्चे मेरे पास आए, सर पीरियोडिक टेबल याद करके क्या कर सकते हैं? वो याद नहीं करना होता यार, एटॉमिक नंबर को समझ के पीरियोडिक टेबल बनाना होता है। पीरियोडिक टेबल पे दुनिया में इतने गाने बने हुए हैं, इतने निमोनिक्स हैं, यूट्यूब फ्लडेड है, लेकिन वो सारे गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, लगते नहीं हैं, राइट? तो उन्हें लगाने के लिए आप वो सिस्टम फॉलो करो जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, राइट? आप सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन भर से, चार्ज भर से एलिमेंट ढूंढ ले रहे हो, राइट? मुझे पता चल गया ये एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखा था? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन मीन 36, 36 एंड 4 40 50, एटॉमिक नंबर 50 है, ये 10 है, 10 2 पॉजिटिव दिया। आर्गन में क्रिप्टॉन में लिखना था ना, वो गलत लिखा था, तो ये तो क्रिप्टॉन लिखा। हाँ जी, क्लियर? लास्ट एलिमेंट, क्या की कॉन्फ़िगरेशन? 5s1। तो यहां से इसको हटाया, यहां पर 5s1 आ गया, तो कौन सा ब्लॉक हुआ, कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप? 11th ग्रुप, क्योंकि एस से पहले डी है। यही रेयान के दोनों क्वेश्चन में था जो उसने आज पूछे, और मैंने समझाया अगर एस से पहले डी होगा तो डी ब्लॉक, एस से पहले p6 होगा तो एस ब्लॉक, राइट? आउटर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे पहले डी भरा हुआ है। क्लियर हो गया? श्योर? तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन थी, Ag1 पॉजिटिव दिया था, मेरे पास क्रिप्टॉन 4d10 5s1। क्लियर? चलो 10th पर। इन द एलिमेंट मार्क्ड ए, इज द एलिमेंट मार्क्ड ए on the following periodic table likely to be a gas? Very true, it is a gas. Reason, A किसमें है? लास्ट ग्रुप में। लास्ट ग्रुप किसका होता है? नोबल गैसेस का, सो इट इज अ गैस। तो आंसर क्या आएगा? एज A belongs to group 18, group 18 means noble gas, it must be a noble gas. What is the atomic number of element B? एलिमेंट B कहां पर प्रेजेंट है हमारे पास? 5th पीरियड में है और 4th ग्रुप में, 6th ग्रुप में है। तो 6th ग्रुप के साथ आपके पास 4d5 आ गया, 5s1 आ गया, 4d5 5s1 क्रिप्टॉन हो गया। तो क्रिप्टॉन का मतलब 36, 37 एंड वी हैव 42। सो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 42 है। यू मस्ट अंडरस्टैंड पावर ऑफ पीरियोडिसिटी, राइट? आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया क्यों जा रहा है कि आप किसी भी स्टेज पर अड़ोस पड़ोस में ना देखें भाई इसके बारे में क्या जानता हूं, क्या जानती हूँ, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस को अंडरस्टैंड। Name at least one other element which is chemical similar to the element C. आनंदी C एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स। बेटा पहले राम्या को फोन कर ले, पूछ उससे कि अगर उसने ऑनलाइन लगानी तो ऑनलाइन लगा ले, फिर क्लास निकल जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। अल्कली मेटल तो कोई भी लिख दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एनी एलिमेंट बोला ना उसने। तो आपको अगर सपोज यही क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में पूछ लूं तो आप क्या लिखेंगे? एज एलिमेंट सी बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, इट मस्ट बी अ रिएक्टिव अल्कली मेटल, सो सिमिलर मेटल विल बी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का बी बीटा, एन एलिमेंट हुज फोर्थ शेल कंटेन 2p इलेक्ट्रॉन। टेस्ट में डाला था मैंने। तो फोर्थ शेल में 2p इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये एलिमेंट जो है 4p2 है। 4p2 का मतलब
4th पीरियड है और 14th ग्रुप, बस इतना सा करना था। पीरियोडिक टेबल में ढूंढ के 14th ग्रुप में हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अल्कली मेटल किसे कहते हैं? ग्रुप 1 रिएक्टिव मेटल। लेंथेनॉइड किसे कहते हैं? 4f, तो एलिमेंट ए हो गया। और एलिमेंट विद इनकम्प्लीट एफ सब शेल आपके पास ए ही कहलाएगा। डी में हाफ फुली फिल्ड हो जाएगी क्योंकि लास्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड लास्ट में हमेशा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। एस ब्लॉक एलिमेंट बी और जे दोनों हो गए। नोबल गैसेस जी हो गया। D8S2 कॉन्फ़िगरेशन एच हो गया। पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हो गए। हैलोजन किसे कहते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को आई हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं। डी ब्लॉक इज ट्रांजिशन एंड एफ ब्लॉक इज इनर ट्रांजिशन। हाँ जी, हो गए सारे? सर के डी ब्लॉक है? हाँ जी, सर के डी ब्लॉक ये डी ब्लॉक है, स्कैंडियम है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? लेंथेनॉइड नहीं है ना, डी इज एक्टिनॉइड। 4f इज लेंथेनॉइड, 5f इज एक्टिनॉइड, राइट। लेंथेनॉइड 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 4f सीरीज होती है। एक्टिनॉइड 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं और ये आपके पास 5f सीरीज होती है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सारों को 3rd ग्रुप में रखा जाता है, इसीलिए उनको ये नाम दिए गए। लैंथेनम से लैंथेनॉइड, एक्टिनियम से एक्टिनॉइड। एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट? एक्सरसाइज 1 हो गई, 2 करो। करके आए सभी? नहीं करके आए? वेरी बैड, मैंने कहा था करके आना, नहीं कहा था? क्या होगा कि बुकलेट है, कम से कम अपने ऊपर प्रेशर मत रखना। अब तुम करके नहीं आए तो अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा। आपके पास अगली क्लास ही लास्ट क्लास है टेस्ट से पहले वाली, तो अगली क्लास में आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड नॉन मेडिकल पीवाईक्यू। लिख लो होमवर्क, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड नॉन मेडिकल पीवाईक्यू। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं देता मैं कभी। चलो इस बार ज्यादा है, मान लेता हूँ, राइट। बुकलेट लेट हो गई, इसीलिए कोशिश की थी तुम्हें सॉफ्ट कॉपी के जरिए काम हो जाए। और लटकी भी ऐसे थी ना, ये पता था आज आ जाएगी कि चलो प्रिंट आउट ना दूँ, प्रिंट आउट दूँ, है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कर लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चैप्टर आसान है, राइट। न्यूमेरिकल तो कोई है नहीं ज़्यादा। एक क्वेश्चन पूछ रहा था कोई न्यूमेरिकल का कि सर कैसे करना है, क्लास से पहले कौन था मेरे पास खड़ा हुआ? आपने पूछा था ना। एक क्वेश्चन करते हैं, कनव ने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तीनों ही कर लेते हैं। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। मनन क्या है, फोन कर लो, पिछली क्लास में भी नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, किसका? ओके, क्या उनको वापस देने हैं या क्या करें? अच्छा, वो आए क्यों निकला? पूछो, करो क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा कि मैंने बोला कि हमने अभी डिस्कस करने हैं, कर तो लो, थोड़े पंगे तो लो क्वेश्चन के साथ। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट all atoms of magnesium to magnesium ions present in 24 milligram of magnesium vapor. First and second ionization energy is given. क्वेश्चन की सिचुएशन है कि मुझे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आप बताएं कितनी एनर्जी लगेगी अगर ये मेरे पास 24 मिलीग्राम है।
कैसे आप सब क्लास ठीक से लगा ऑनलाइन? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको डाउनलोड कर लें आपको और मेरे को मैसेज कर दें, मैं ऐड कर दूंगा। ये फ़ोन नंबर चेंज किया है या सिर्फ फ़ोन चेंज किया? तो फिर तो सेम ही चल जाएगा, ऐसे कर सकते हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हो गया, अगला कर ले बेटा। लास्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो दोनों सिंपल हैं, बस बच्चे पूछ रहे थे लेकर आ रहा हूँ। आपके पास Mg2 पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ जो एनर्जी चाहिएगी वो IE1 प्लस IE2 चाहिए। IE1 की वैल्यू आपको दी हुई है 737.76, IE2 की वैल्यू दी है 1450.73। ये कितने की है पर मोल? आपके पास कितना है 24 मिलीग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 24 इंटू 10⁻³ अपॉन 24 10⁻³ so delta H will be 2.188 kilojoules। वो इतना सा क्वेश्चन, राइट? आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, सम टोटल ऑफ 2। उसके बाद वो जो एनर्जी आ गई वो 1 मोल की आ गई। हमारे पास 1 मोल अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास 10⁻³ मोल्स ही अवेलेबल है। क्लियर? क्या नहीं समझा? नंबर ऑफ मोल्स निकाले गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये एनर्जी क्योंकि 1 मोल की थी तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2188.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलो जूल्स। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू आपने पीरियोडिसिटी में कहीं लिख के लगा लेनी है जो 21 में दी है। 1 EV इज 96.49 किलो जूल पर मोल। ये कन्वर्जन है, राइट? एक EV की वैल्यू जब किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट की जाती है तो 96.5 96.49 मतलब 96.5 किलो जूल होती है। ओके, 21 96.5 से कर लो। कंफर्टेबल? बुक्स ले ली थी संडे को?
क्या ये वैल्यू कोई सिग्निफिकेंस रखती है केमिस्ट्री में? बोहर मॉडल की वैल्यू क्या लिखी थी? E0 -1312, ये वही है, राइट? तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हो, व्हाई यू आर थिंकिंग मुझे मल्टीप्लाई करना है? मुझे पता है E0 की वैल्यू क्या होती है, -1312, और माइनस ऑफ E0 इज आयनाइजेशन एनर्जी। हमें सिर्फ बार बार रिवीजन इस क्विकनेस के लिए चाहिए। हमें कंसेप्ट पता है। हमने आपको कहा बोहर मॉडल हाइड्रोजन के लिए मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। इवन मॉडर्न टाइम में कोई भी कैलकुलेशन करनी है बोहर से ही होती है, राइट? तो इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 1312 किलो जूल्स। ये किसकी वैल्यू थी? E0 की वैल्यू थी, राइट? 2.18 into 10 to the power -18 joule per atom, -13.6 EV per atom, and we have 1312 kilojoule per mole, right? Next question. This question require a little big effort. If you can do it earlier, कोई दिक्कत नहीं। सेम ही है, मेरे भी है, मैंने राउंड ऑफ किया बस, हो गया दिया। थोड़ा क्वेश्चन को सोचा। अच्छा फिर तुमने सिस्टम नहीं फॉलो किया ना, फिर तुमने खाली क्वेश्चन किया। हाँ जी, हाँ तो बात तो वही है, तेरी वैल्यू मेरी सेम ही तो यार, 131.2। अगला 4 नहीं लिखा, नहीं लिखा, काम खत्म। क्यों फंस जाता है इतनी छोटी छोटी चीजों में? बड़ा हो जाए थोड़ा, छोटे बच्चों की तरह काम करेगा। ये 16 और 3.5 कहाँ से आया था? कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है ना, ये तो एनर्जी है। इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ही है थोड़ा चैलेंजिंग, बाकी तो सब डाटा डायरेक्ट डायरेक्ट है। सर इसमें मास परसेंटेज बतानी है इसकी? नहीं नहीं, कैलकुलेट परसेंटेज, एटॉमिक परसेंटेज। मास परसेंटेज ले लो, बात एक ही है। एटॉमिक परसेंटेज है कि 1 ग्राम में कितना Mg1 पॉजिटिव आएगा, कितना Mg2 पॉजिटिव आएगा। इन अ वे यू कैन से मास परसेंटेज। ओके। अब हम ये जानते हैं कि पहले सभी एटम 1 पॉजिटिव में जाएंगे, उसके बाद सभी एटम 2 पॉजिटिव में जाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने कहा 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम require 740 kilojoules. So 1 gram will require 740 upon 24. ऑब्वियस ही बात है 30 पॉइंट समथिंग आएगा। 24 3 72, सो 740 अपॉन 24। अगर हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हैं, टाइम शॉर्ट है, तो आप मान लो 30 पॉइंट समथिंग ही आना है। वहीं से राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन से हम आगे चले जाएंगे। अब मेरे पास 30.83 अवेलेबल थी। अब इस प्रोसेस के लिए
मेरे पास 50 माइनस 30.83 19.17 अवेलेबल है। क्लियर? इसका मतलब है 1450 किलोजूल is required for 24 grams. So 19.17 kilojoule will be required for 24 into 19.17 divided by 1450. .317 ग्राम्स, राइट। अब टोटल कितना मास था मेरे पास? 1 ग्राम। उसमें से 2 पॉजिटिव कितना है? 0.317। बाकी कितना होगा? +1, राइट। तो मेरे पास Mg1 पॉजिटिव विल बी 1 माइनस 0.317 ग्राम। तो ये आंसर आ गया 68.3% और 31.7। समझ आया नहीं आया? ये सब क्वेश्चन करने की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने बोला सर ये क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहे थे क्या लिखा हुआ है इनमें, राइट। तो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम पहले सारा 1 पॉजिटिव में जाएगा। जब मैं फर्स्ट स्टेप के एंड पर खड़ा हूं तो सारा 1 ग्राम 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है बाय एब्जॉर्बिंग 30.83 किलो जूल एनर्जी। अब जो एनर्जी उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की है वो 1 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में लेकर जा रहा है। तो हमने कहा 2 पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितने ग्राम को 2 पॉजिटिव में ले जा सकती है? 0.317 ग्राम को ले जा सकती है। टोटल था कितना? 1 ग्राम। तो रेस्ट कितना रह गया? 1 पॉजिटिव। अब पूछो बेटा, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में आपको यही चीज समझनी है कि ऑक्सीडेशन जो होती है, जो रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, सरप्लस एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, राइट। अनंत पूछना कुछ? कोई बात नहीं, तो पूछ लेना, टेंशन क्यों लेती है? जो कौन सा स्टेप समझ नहीं आया ये बता, या सारे समझ नहीं आया? हमने सबसे पहले कहा कि जितना 1 ग्राम मैग्नीशियम अवेलेबल है पहले वो सारा 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो हमने कहा 1 ग्राम का 1 पॉजिटिव बनाने के लिए 30.8 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एब्जॉर्ब कितनी हुई है? 50। तो जो सरप्लस एनर्जी है वो 2 पॉजिटिव के लिए अवेलेबल है, करेक्ट। तो हमने कहा जो 2 पॉजिटिव के लिए एनर्जी अवेलेबल है वो कितना 2 पॉजिटिव बना सकती है? तो 0.317 ग्राम 2 पॉजिटिव बना सकती है। मेरे पास ये कितना था? 1 ग्राम, लेकिन ये मिला कितना? 0.317। इसका मतलब बाकी 1 पॉजिटिव बच गया, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जूल पर मोल है। तो मैग्नीशियम का मास कितना? 24 ग्राम। हमने कहा 24 ग्राम को इतनी एनर्जी चाहिए, राइट। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मुझे पता है मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। मैंने कहा था ये क्वेश्चन मुश्किल है, बाकी में तो कुछ नहीं था, मोल से मल्टीप्लाई करना था, राइट। इसी में सोचना है। और ये क्वेश्चन डाला इसीलिए गया है ताकि आप कंसेप्ट को समझो, राइट। बहुत सारे ऐसे आगे चल के रिएक्शन आएंगे जहां आपके पास एक रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, एक प्रोडक्ट पहले मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा, लेकिन वो जो पहला रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट मिला वो पूरी तरह दूसरे में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उसको पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ही है, राइट।
तो अगर मैग्नीशियम मेरे पास 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, पहले जितना मैग्नीशियम होगा सारा 1 पॉजिटिव में जाएगा, जितना सरप्लस बचेगा वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो पहले हमने पता लगाया सारा 1 पॉजिटिव बनाने के लिए कितनी चाहिए, जो बचेगी सिर्फ वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी। फिर हमने पता लगाया 2 पॉजिटिव बना कितना होगा, जितना वो बन गया और जितना इनिशियल था दोनों का डिफरेंस जो है मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव है। हाँ जी दिव्या ना बोलो। हमने कहा 0.317 ग्राम Mg1 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, तो Mg1 पॉजिटिव कितना अनयूज्ड बच गया। 1 ग्राम पहले स्टेप में था, 0.317 कंज्यूम हो चुका है, तो सरप्लस बचा कितना वो निकाल गया। क्लियर है? सारा 24 ग्राम का 24 ग्राम 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 पॉजिटिव से ये IE1 है, ये IE2 है। अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम आपके पास है तो 740 किलो जूल उसे Mg से Mg1 पॉजिटिव बनाएगा। उसके बाद 1450 Mg1 पॉजिटिव को Mg2 पॉजिटिव बनाएगा। राइट? क्लियर है? हाँ जी बोलो। का सम टोटल जो हमने किया 20th क्वेश्चन, 20th में यही तो किया हमने। 20th में यही किया हमने। Mg को सारे को Mg2 पॉजिटिव बनाया, उसकी एनर्जी का सम टोटल ये था। हमने कहा ये 24 ग्राम को चाहिए तो 24 मिलीग्राम को कितना चाहिए, है ना। 20th क्वेश्चन में जो आप कह रहे हैं वही हो रहा था। 22nd क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली एड्रेस किया गया। हाँ रेहान बोलो। सर वो 1 में से माइनस क्यों किया लास्ट में? क्योंकि मेरे पास जो ये रिएक्शन में यहां मौजूद है ये Mg1 पॉजिटिव, ये 1 ग्राम था। ये मेरे पास जो कंज्यूम होने के बाद बना वो 0.317 है। तो ये सारा का सारा कन्वर्ट नहीं हुआ, कितना बच गया वो निकाला है। ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है क्या? राइट, तो आगे सारे क्वेश्चन वैसे ही करने हैं जैसे दिए हुए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन में रिएक्शन पूछे हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म से किए हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने क्लास में जानबूझ के नहीं कराई है, क्योंकि मैं चाहता था आप कंसेप्ट को सीधा उसमें लगाएं। राइट, क्योंकि ये चैप्टर कोई न्यूमेरिकल वाला है ही नहीं। वो 2-4 न्यूमेरिकल सारी बुक्स में यही मिलेंगे। कोई दुनिया का कंटेंट हो उसमें यही 3-4 न्यूमेरिकल घूम फिर के आने। राइट, तो यही क्लास में करा देता, फिर असाइनमेंट में क्या देता। राइट, तो आप असाइनमेंट को ध्यान से करें। क्लियर? चले नेक्स्ट चैप्टर पे।